हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो प्लाज्मा फिजिक्स का आज है लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमएचडी इक्वेशन का जो दूसरा इफेक्ट है यानी कि मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट की वजह से क्या इक्वेशन बनेगी उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है जो उसको मैं डिस्कस कर चुका हूं, उसके दोनों केसेस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। ये इफेक्ट भी उतना ही सिंपल है जितना आपको पहले दो इफेक्ट सिंपल लगे होंगे। अगर आप लोगों ने देखा है तो डेफिनेटली आपको वो सिंपल लगे होंगे। तो लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर दें। तो मिलता है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेलो एवरीवन, तो इसके पहले वाले लेक्चर में प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने एमएचडी इक्वेशन स्टार्ट की थी जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमने देख लिया था। उसके दोनों केसेस हमने डिस्कस कर लिए थे। एक केस था जिसमें जो फ्लूइड है वो रेस्ट में है यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 है। दूसरा जो केस था उसके अंदर हमने ये देखा था कि एक्सट्रीमली कंडक्टिंग फ्लूइड है जिसमें सिग्मा की वैल्यू इनफाइनाइट अप्रोच कर रही है। तो उसमें क्या केस बन रहा था, हमने डिफ्यूजन टाइम की वैल्यू भी निकाली थी, डिफ्यूजन टाइम का जो इक्वेशन है उसको भी हमने फाइंड आउट कर लिया था। एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से वो समझ में भी आ गया होगा। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले मैकेनिकल इफेक्ट। एमएचडी इक्वेशन का ही सेकंड पार्ट है मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट को ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर उसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एमएचडी इक्वेशन को लिखेंगे। तो मैकेनिकल इफेक्ट की जब मैं बात करूंगा तो यहां पर जो मैकेनिकल फोर्स निकालूंगा मैं पर यूनिट वॉल्यूम में निकालूंगा प्लाज्मा के ऊपर। तो मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम में, जिसमें मेनली 4 जो फोर्स है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। एक आएगा फोर्स ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, क्योंकि आपको पता है कि जो फोर्स जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा जो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन आएगा जिसको हम लिखेंगे जे क्रॉस बी। एक विस्कस फोर्स का आएगा जिसको मैं लिखूंगा एफ वी, और एक आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो 4 फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो मैकेनिकल इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो मैकेनिकल इफेक्ट मैकेनिकल इफेक्ट मैकेनिकल इफेक्ट मैकेनिकल इफेक्ट की बात करूं तो जो मैकेनिकल इफेक्ट में फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है उसके अंदर 4 फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम is contributed with following forces। तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है वो मैं लिख रहा हूं। पहला आएगा ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, फोर्स ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, फोर्स ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट है उसको हम लिखेंगे माइनस ग्रेडियंट ऑफ पी। दूसरा आएगा हमारा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या फोर्स आएगा वो हमें लिखना है, तो वो होगा जे क्रॉस बी। फिर आएगा विस्कस फोर्स, तो फिर आएगा कौन सा फोर्स, विस्कस फोर्स। थर्ड नंबर पर किसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, विस्कस फोर्स का। तो विस्कस जो फोर्स है उसको हम लिख देंगे एफ वी से। और फोर्थ जो आएगा वो आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्थ नंबर पे। इसकी वैल्यू हम लिख देंगे रोजी। रोजी मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं कि ये फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखूं एम जी से और वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर दूं, तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रोजी, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, रोजी लिख दिया। तो जो नेट फोर्स है वो इन चारों का एल्जेब्रिक समेशन हो जाएगा। तो नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ पी प्लस जे क्रॉस बी प्लस एफ वी प्लस रो जी, ठीक है। तो हमारे पास जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स की जो वैल्यू बनेगी, नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ग्रेडियंट ऑफ पी प्लस यह आएगा जे क्रॉस बी प्लस एफ वी और प्लस रो जी। इसको हमने लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैक्सवेल इक्वेशन से हम वैल्यू लिखेंगे किसकी, जे क्रॉस बी की, या कर्ल ऑफ बी की पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूं एम्पियर्स लॉ से। तो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर्स लॉ का मैं यूज कर रहा हूं यहां पर, एम्पियर्स लॉ।
एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे तो एम्पियर्स लॉ कहता है कर्ल ऑफ बी, कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे, और अगर मीडियम है तो मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, म्यू जे। मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूं कि इसमें जो दूसरा वाला टर्म रहेगा एप्सिलॉन डेल डी अपॉन डेल टी वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने फ्लूइड के लिए या प्लाज्मा के लिए उसकी वैल्यू को जीरो लिया हुआ है। तो यहां से हमारे पास एक वैल्यू बनेगी जे की, तो जे की जो वैल्यू है, जे की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कर्ल ऑफ बी अपॉन म्यू, और बी अपॉन म्यू को हम एच भी लिख सकते हैं पर मैं लिख नहीं रहा हूं, लिखने को हम इसको एच भी लिख सकते हैं पर मैं इसको नहीं लिख रहा हूं। अब हमें सॉल्व करना है बी क्रॉस जे, है ना, तो बी क्रॉस जे हमें सॉल्व करना है। तो बी क्रॉस जे की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो बी क्रॉस जे क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा बी क्रॉस, और ये लिखा जाएगा कर्ल ऑफ बी अपॉन म्यू। तो यहां से म्यू बाहर आ गया, म्यू बाहर आ गया, तो ये बन जाएगा बी क्रॉस और कर्ल ऑफ बी, ये बन जाएगा। तो यहां पर हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। आइडेंटिटी कौन सी होगी कि ए क्रॉस कर्ल ऑफ ए, हम आइडेंटिटी जो यूज करेंगे वो करेंगे ए क्रॉस कर्ल ऑफ ए। तो ये क्या देता है, ये देता है 1/2 ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट ए और माइनस ए डॉट डेल और ए। तो उस आइडेंटिटी का यूज करके मैं यहां पर इसकी वैल्यू लिखूंगा 1/μ, और ये बनेगा 1/2, क्या हो गया 1/2, ये ब्रैकेट में रहेगा पूरा, है ना, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, यहां पर इसको वापस लिख देता हूं एक बार ब्रैकेट में, 1/2 डेल, ये हो जाए ग्रेडियंट बी डॉट बी माइनस बी डॉट डेल और बी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, ये आइडेंटिटी का यूज किया है मैंने, बी क्रॉस कर्ल ऑफ बी बोल लो या ए क्रॉस कर्ल ऑफ ए बोल लो, तो उस आइडेंटिटी का यूज किया है मैंने। तो यहां से इस आइडेंटिटी का यूज किया हमने, तो हमें चाहिए जे क्रॉस बी, हमने क्या निकाला है बी क्रॉस जे, हमें चाहिए जे क्रॉस बी, तो जे क्रॉस बी के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मेरे को जे क्रॉस बी बनाना है तो जे क्रॉस बी में ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से, तो माइनस 1/μ 1/2 ग्रेडियंट या डेल बी डॉट बी माइनस ये हो जाएगा बी डॉट डेल और बी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास किसकी, जे क्रॉस बी की। ये जे क्रॉस बी की जो वैल्यू है इसको फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा डेल बी स्क्वायर अपॉन 2μ, क्योंकि बी डॉट बी जो है वो दे देगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ओवर 2μ। अच्छा, ये 1/2 जो है वो सिर्फ इस पहले वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई है ना, और सेकेंड टर्म जो बन जाएगा वो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो ये जो टर्म है जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे जे क्रॉस बी को, तो जे क्रॉस बी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस, और यहां से ये हो जाएगा डेल बी स्क्वायर अपॉन 2μ, तो इसको मैं लिख दूंगा माइनस डेल बी स्क्वायर अपॉन 2μ, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। और ये वाला जो टर्म है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस 1/μ बी डॉट डेल और बी, ये टर्म बन गया हमारे पास। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो रिप्रेजेंट करेगा मैकेनिकल प्रेशर को, और सेकंड जो टर्म है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, मैग्नेटिक टेंसर को। पहला जो टर्म है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, मैकेनिकल प्रेशर को, और सेकंड जो टर्म है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक टेंसर को। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैकेनिकल प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर, और ये वाला जो टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक टेंसर, मैग्नेटिक टेंसर। ये मैकेनिकल नहीं है, ये मैग्नेटिक प्रेशर आएगा, मैग्नेटिक प्रेशर। फर्स्ट टर्म जो आएगा वो मैग्नेटिक प्रेशर का आएगा, और सेकंड जो टर्म बनेगा वो बनेगा कौन सा, सेकंड टर्म बनेगा मैग्नेटिक टेंसर। अब जो जे क्रॉस बी की वैल्यू है, हमारे पास जो नेट फोर्स की इक्वेशन आई थी उसके अंदर हमें सब्सटीट्यूट करना है। तो सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन नेट फोर्स इक्वेशन, तो नेट फोर्स की जो वैल्यू बनेगी उसमें क्या लिखा हुआ था, माइनस ग्रेडियंट ऑफ पी, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, जे क्रॉस बी की पूरी वैल्यू डाल दो, तो ये हो जाएगा डेल या ग्रेडियंट बी स्क्वायर अपॉन 2μ प्लस 1/μ बी डॉट डेल और बी प्लस क्या था विस्कस फोर्स, और प्लस क्या था रो जी। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको लिख देनी है। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां तक होनी तो चाहिए नहीं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, क्योंकि रो जी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कंजर्वेटिव। तो अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसको हम किसी स्केलर के ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से ये
कौन सा फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है। सिंस इट इज कंजर्वेटिव, so it can be written as scalar, gradient of a scalar. It can be written as gradient of a scalar, gradient of scalar function। तो gradient of scalar function के फॉर्म में लिखे, यानी कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है रो जी, ये जो रो जी है इसको मैं किसी स्केलर के ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख रहा हूं। यहां जो साई है, साई ये मैंने कोई स्केलर फंक्शन ले लिया, ये अज्यूम हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा जब हम कर देंगे तो नेट फोर्स की जो वैल्यू है हमारी वो होगी चेंज। तो अब नेट फोर्स की जो वैल्यू है हमारे पास, वो वैल्यू क्या बन जाएगी, अब जो नेट फोर्स की वैल्यू बनेगी तो उसमें क्या चेंज आएगा, यहां पर लिखा जाएगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ पी माइनस ग्रेडियंट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू प्लस 1 अपॉन म्यू, और ये क्या हो गया बी डॉट डेल बी प्लस एफ वी, और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ साई। ये वैल्यू आया, बस इसमें ये चेंज हुआ है। बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या बता रहा है मैग्नेटिक प्रेशर, तो इसको हम नाम दे देंगे पीएम। क्या नाम दे देंगे, पीएम। एफ जो है उसको अगर हम लिखे एम ए से, तो ए को हम लिख सकते हैं डीवी अपॉन डी टी, और हम पर यूनिट वॉल्यूम में निकाल रहे हैं तो एम ए की जगह क्या लिखा जाएगा, रो ए, तो इसको लिख सकते हैं हम रो डीवी अपॉन डी टी। क्या लिख सकते हैं, रो डीवी अपॉन डी टी। और कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से हम चूज कर रहे हैं कि जो बी डॉट डेल बन रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहां से मैं क्या क्या चेंज करूंगा, यहां से मैं चेंज करूंगा सिंस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, पहले तो मैं इसको लिख रहा हूं बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, ये क्या है, ये है मैग्नेटिक प्रेशर, तो ये मैग्नेटिक प्रेशर है, तो इसको लिख दिया मैंने पीएम से, ठीक है। किससे लिख दिया, पीएम से लिख दिया। नेट फोर्स जो है वो उसको कैसे लिख दिया, रो डीवी अपॉन डी टी, और ये किसमें, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम। और चूज कोऑर्डिनेट इन सच अ वे, चूज कोऑर्डिनेट्स इन सच अ वे दैट बी डॉट डेल इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो नेट फोर्स की इक्वेशन है, यानी कि ये वाली इक्वेशन, इसमें क्या चेंज आएगा, इसको हम लिखेंगे माइनस ये प्लस सॉरी रो डीवी अपॉन डी टी, ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा रो डीवी ओवर डी टी इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पी माइनस ग्रेडियंट ऑफ पी एम मैग्नेटिक प्रेशर, ठीक। फिर ये वाला टर्म 0 कर ही दिया हमने। फिर क्या लिखा जाएगा, विस्कस फोर्स को लिख दिया एफ वी से, और फिर क्या लिखा हुआ है हमने, ग्रेडियंट ऑफ साई क्या है, स्केलर फंक्शन है। तो इस तरह से हमने जो हमारे पास नेट फोर्स की इक्वेशन है उसको लिख दिया है ना, इसके अंदर चेंजेस कर दिए, तो नेट फोर्स की इक्वेशन जो है उसको हमने इस तरह से लिख दिया। यहां तक क्लियर। यदि इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी को हम नेग्लिजिबल मान लें तो उस केस में विस्कस फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इफ द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी इज नेग्लिजिबल, इफ द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी इज नेग्लिजिबल, तो उस केस में एफ वी जो है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ वी भी 0 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा रो डीवी ओवर डी टी इक्वल्स टू, यहां से बनेगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ पी एम, और ये क्या बनेगा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ साई, ये हमारे पास वैल्यू रह जाएगी फाइनल। तीनों में ग्रेडियंट आ गया। यदि यहां से ये भी कह दिया जाए कि फ्लूइड स्टैटिक है, तो स्टैटिक फ्लूइड के लिए डीवी अपॉन डी टी भी क्या हो जाएगा, 0। तो इफ फ्लूइड इज स्टैटिक, अब ये कंडीशन लगती जा रही है अलग अलग। इफ फ्लूइड इज स्टैटिक, यदि फ्लूइड स्टैटिक है तो उस केस में डीवी ओवर डी टी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये माइनस ग्रेडियंट ऑफ पी माइनस ग्रेडियंट ऑफ पी एम और माइनस ग्रेडियंट ऑफ साई इक्वल्स टू 0। तो यहां से ग्रेडियंट कॉमन ले लूं, तो ये बन गया ग्रेडियंट ऑफ पी प्लस पी एम
और प्लस साई इक्वल्स टू 0, प्लस साई इक्वल्स टू 0, और इंटीग्रेट कर दोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा P प्लस पी एम प्लस साई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब यहां पर जो P है, ये वाला P ये है मैकेनिकल प्रेशर, और ये वाला जो P है ये मैग्नेटिक प्रेशर है। यानी कि जो प्रेशर बन रहा है, पूरा का पूरा प्रेशर की जो वैल्यू आ रही है वो कांस्टेंट के बराबर आ रही है। किसके बराबर आ रही है? कांस्टेंट के बराबर आ रही है। तो यहां से हमें ये पता लग रहा है कि जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, यदि ग्रेविटेशनल इफेक्ट में कोई भी चेंज आएगा तो मैकेनिकल प्रेशर से बैलेंस हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रेशर को बैलेंस कर लेगा। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं मैकेनिकल इफेक्ट, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल इफेक्ट, MHD इक्वेशन के अंदर मैकेनिकल इफेक्ट। इसका अगर एग्जांपल भी हम देखें मैकेनिकल इफेक्ट का, तो इसके लिए हम एक सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं जिसके अंदर प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा इज कन्फाइंड इन अ सिलेंडर। हम ऐसा मान लेते हैं कि एक सिलेंडर के अंदर प्लाज्मा जो है वो बंद है, कन्फाइंड है। तो उसका मैकेनिकल प्रेशर का और मैग्नेटिक प्रेशर का हम कर्व बनाते हैं डिस्टेंस के साथ। तो हम ये देखते हैं कि जो मैकेनिकल प्रेशर है वो डिस्टेंस बढ़ने पर लगातार डिक्रीज करता है और एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। वहीं पर अगर हम मैग्नेटिक प्रेशर को देखें तो मैग्नेटिक प्रेशर स्टार्टिंग में कम होता है और देन डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ वो मैग्नेटिक प्रेशर बढ़ता है, और जिस डिस्टेंस के ऊपर मैकेनिकल प्रेशर की वैल्यू 0 हुई होती है उस पर वो मैक्सिमम पहुंच जाता है। यानी कि दोनों, एक मिनिमम होता है एक मैक्सिमम होता है, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। जिस तरह से हम SHM में पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का समेशन कांस्टेंट के बराबर रहता है, इसी तरह से यहां पर मैकेनिकल प्रेशर और मैग्नेटिक प्रेशर का सम भी किसके बराबर रहता है? कांस्टेंट के बराबर रहता है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर हमने जो प्लाज्मा है उसको कन्फाइंड कर लिया एक सिलेंडर के अंदर। प्लाज्मा को सिलेंडर के अंदर कन्फाइंड करा, और अब इसके लिए हम डायग्राम बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं मैकेनिकल प्रेशर का और डिस्टेंस का। तो मैकेनिकल प्रेशर और डिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह का आता है। तो यहां एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर जो वैल्यू है मैकेनिकल प्रेशर की वो कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। ये R हो गया। और एक ले रहा हूं मैं PM का मतलब है मैग्नेटिक प्रेशर, और मैग्नेटिक प्रेशर लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मैग्नेटिक प्रेशर लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहां से मैकेनिकल प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रहा है विद डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ सिलेंडर, जबकि जो मैग्नेटिक प्रेशर है वो सेम टाइम में इंक्रीज कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो सरफेस पर मैकेनिकल प्रेशर की वैल्यू 0 है, जबकि मैग्नेटिक प्रेशर की वैल्यू क्या आ रही है? मैक्सिमम आ रही है। तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि एट सरफेस वैल्यू ऑफ मैकेनिकल प्रेशर is 0 while magnetic pressure is maximum। मैग्नेटिक प्रेशर जो है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आपसे पूछ ली जाती है कि जो MHD इक्वेशन है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक इक्वेशन है, उसमें मैकेनिकल इफेक्ट क्या होगा, उसके लिए कौन सी इक्वेशन चाहिए, मैकेनिकल इफेक्ट होता क्या है, उस मैकेनिकल इफेक्ट में जो मैकेनिकल प्रेशर है वो किसी सिलेंड्रिकल बाउंड्री की, सिलेंड्रिकल के सरफेस पर उसकी क्या वैल्यू होगी, और उसके एक्सिस पर यानी कि जो सेंटर पॉइंट है उस पर उसकी वैल्यू क्या होगी। इसी तरह से मैग्नेटिक प्रेशर का भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये छोटे छोटे इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। होपफुली ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे पिंच इफेक्ट को, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे MHD इक्वेशंस को। तो मुश्किल से 3 से 4 लेक्चर, और 3-4 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 से 3 लेक्चर के अंदर ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, है ना। तो उसमें जो आप लोगों ने रिलेटिव थ्योरी पढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा यूज होगा। जैसे 4th जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, मिकोन्स की भी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका थोड़ा सा यूज होता है, बाकी वो भी सिंपल ही, ऐसा कोई टफ वो होता नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।